চুনুর চুনুর প্যারি বাজে রে গোরি জিয়ারামা চলে ছুরি রে জিয়ারামা চলে ছুরি রে গোরি आजा पहिरा हो चुरी रे आजा पहिरा हो चुरी रे। आज का युवा जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर हो गया है, युवा ज्यादातर सोशल मीडिया में उलझ कर रह गए हैं। तो उन्हें मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है तहसीलदार शशि भूषण सोनी जी, जो कि कनिष्क प्रशासनिक संघ के प्रवक्ता भी हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप काफी प्रतिभावान हैं और आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। तो पहले आपके स्टडी से स्टार्ट करते हैं कि आपने विभिन्न जगहों में अपनी स्टडी की है। तो आप बताएंगे कि कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग तरह से पढ़ाई करना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले अखिलेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों से मंचन होने का मौका मिल रहा है। और इसमें सबसे चीज़ है कि स्टडी जो है ना, जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में यही है कि जब आप कभी किसी अच्छे एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो बचपन में गाइडेंस और मार्गदर्शन की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि बच्चे जो है अपने हिसाब से करते हैं। और अभी के सिनेरियो में जितना है, पहले हमारे समय में जब हमारा बचपन था तो उतना नहीं था। और बिलासपुर में भारत माता हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन थी। फिर बीच में फिर पापा का जशपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो जशपुर में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पर जो है स्कूलिंग में प्रॉब्लम्स हुई थोड़ी। उसके बाद फिर लगातार मेहनत करते गए हैं, जैसे परीक्षाएं पास करते गए हैं, तो रायपुर में कॉलेज करने का मौका मिला। और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में जॉब ज्वाइन करने का मौका मिला। सब में चीज़ें यही थी कि बिलासपुर के बाद जब जशपुर गए, तो जशपुर जाने के बाद में जब मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर, और क्योंकि आपको हायर स्टडीज में कंपटीशन फाइट करना है, तो उस समय थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत टफ पड़ा है। बचपन से ही सपना था कि तहसीलदार बनना है, या फिर पढ़ते पढ़ते अचानक से पता चला कि नहीं, प्रशासनिक सेवा में जाना है? लोगों ने, समाज का एक प्रभाव होता है ना, तो सामाजिक प्रभाव था या बचपन से खुद की इच्छा थी कि प्रशासनिक सेवा में जाना है? सबसे अच्छा ये है कि जब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो आगे बढ़ने में सबसे बड़ा सिनेरियो आता है कि गाइडेंस जैसा आपको मिलता है, आप उसी उसमें जाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा था कि बचपन से ऐसा कोई खास इंडिकेशंस नहीं था कि करना क्या है। तो करना क्या है, तो उसमें सबसे समझ में था कि हमें पढ़ते जाना है, अच्छे से सीखते जाना है। तो स्कूलिंग में जैसे मैं बताया कि पहले भारत माता पढ़ते थे, फिर जशपुर गए। तो सबसे बड़ा ये था कि हम जब भी कोई एग्जाम फाइट करने की बात सोचते हैं या अपना करियर बनाने की बात करते हैं, तो उसमें मार्गदर्शन की बहुत बड़ा योगदान होता है। और शुरू से जैसे मैं जब कर रहा था, तो उस समय कॉलेज जब करने की बारी आई, तो एक साल जो है कोटा राजस्थान में जाने का मौका मिला। तो उस समय मैंने अपने एजुकेशन को बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कंपटीशन के लेवल पे नहीं हूँ, तो कंपटीशन के लेवल पे तैयार होने का मौका मिला। तो उसके बाद फिर करियर में अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने एग्जाम्स फाइट किए, उसमें मेरा स्टेट पीएटी में अच्छा रैंक आया। तो उससे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। और वहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि जब जैसे ही पास आउट हुए, तो उस समय रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के जो पोस्ट था, तो उसमें भी जॉब ज्वाइन करने का मौका था। साथ में मैं एमबीए कैट की तैयारी करता था, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं एमबीए एग्री बिजनेस करूँ। तो मेरे उसमें भी सिलेक्शन हुआ, मैं आईएबीएम बीकानेर में एडमिशन लिया। पर वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बच्चों में जो रहता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरी लाइफ होगी, शायद मैं दिल्ली, गुड़गांव, फॉरेन इस टाइप के जगहों में पदस्थ रहकर पूरा जीवन में उधर ही निकल जाता। परंतु मुझे थोड़ा सा माता पिता के साथ और फैमिलीज वैल्यूज को ध्यान देना था, तो मैं वो छोड़ कर आया हूँ। आने के बाद भी मैंने आरईओ का पोस्ट ज्वाइन किया और सिविल सर्विस की तैयारी फिर शुरू की। तो उसमें सीजीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, तो यूपीएससी सीजीपीएससी बैलेंस करते हुए मेरा पहले ही प्रयास में चयन हुआ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने आगे बढ़ के सीजीपीएससी का और एग्जाम दूँ। और सेकंड बार में फिर मैं नायब तहसीलदार बना, और ये जॉब इतना टफ पड़ जाता है कि हमें अन्य चीज़ों के लिए समय बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता है।
तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ाई जो है उसके लिए उतना ज़्यादा समय नहीं मिला, तो फिर इस जॉब को हमने जस्टिफाइड करने की कोशिश। जैसा कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो था एग्रीकल्चर से आपने बीएससी किया और उसके बाद फिर अचानक से न्यायिक सर्विस में आना और मतलब प्रशासनिक सर्विसेज में आना, तो कितना मतलब डिफरेंस महसूस किए आपकी, जब एक आप जब एग्रीकल्चर एक अलग फील्ड है और प्रशासनिक एक अलग फील्ड है, तो कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आप इधर आए? सबसे अच्छा ये है कि ऊपर वाले की रहमत है कि जब हम कुछ चीज करते हैं और आपको अगर जीवन में कुछ करने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये किस्मत भी बनती है। जैसा कि मेरा शिक्षा है, कृषि विज्ञान में शिक्षा है, तो किसानों से जुड़ने का मौका मिलने वाला एक जॉब है। तो कृषि विज्ञान में जब पढ़े तब हम गांव गांव विजिट करते थे, तो वहां पर भी हम लोगों को लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता था। और आज भाग्य भी ऐसा है कि जब मतलब अंदर से शायद वो तलब वही थी कि मैं लोगों के बीच जाऊं, लोगों के बीच में बातें करूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। और आज देखिए आप, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे चक्का जाम की बात हो, चाहे किसानों की धान खरीदी की बात हो, एक वर्ष में सब में आप देखेंगे तो एक ही चीज आपको दिखेगा कि कोई ना कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार जाकर वहां पर कन्विंस करता है। तो मेरा ध्येय जो था कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, पब्लिक को अटेंड करूं। तो क्योंकि जो आपका जो तलब होता है ना, वो धीरे धीरे आपको उस ओर खींचता है। और यहाँ पर भी वही हुआ, जब मैंने एग्रीकल्चर से पढ़ा तो आगे बढ़ने का था। और पब्लिक डीलिंग के लिए सिविल सर्विस से अच्छा मैटर कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय मौका भी मिला। मतलब कहीं ना कहीं जो अंदर में क्या करना है ये बचपन में नहीं पता था, लेकिन आने वाले समय में लोगों के बीच जाना है और लोगों से बात करना है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठना है, जूझना है, कहीं ना कहीं उससे मैं जुड़ पाया हूँ, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फाइड। क्या मानते हैं आपकी, आदमी अपने प्लानिंग से ही कुछ बनता है या डेस्टिनी डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है? दोनों चीजें, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के सौजन्य और उनके मार्गदर्शन से ही गीता का उपदेश लिखा जा सका और अर्जुन महाभारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, वैसे ही है अगर आपके जीवन में श्री कृष्ण की भूमिका में कोई भी हो सकता है। मैं अपने बचपन में आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता था, तो उस समय मेरे जो दो शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जिन्हें मैं हमेशा दिल से याद करता हूँ। स्कूल में जब पढ़ता था तो उस समय गाइडेंस की बहुत कमी थी, मतलब कौन पढ़ाएगा, क्या चीजें मिलेगी, करियर सेट होगा नहीं होगा, बहुत परेशानी थी। लेकिन मेरे जो स्कूल के जो आपके सीनियर्स की भूमिका भी कितनी अच्छी हो सकती है, मेरे से जस्ट एक क्लास ऊपर थे अनुराग पाठक भैया, और उससे दो क्लास ऊपर थे आशीष भैया। दोनों का मैं अपने जीवन में बहुत योगदान मानता हूँ, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा किया। मतलब हर हमेशा जो मेरी छुट्टियां होती थी, इवन मैं जाता था उनसे पढ़ता था, और वो जो चीजें पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं ना मैं अपने गुरुजनों के, मतलब एक स्कूल और जो एजुकेशन होता है वो कितना मायने रख सकता है। हर आपकी छोटी बात, आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई भाई, आपका कोई टीचर, मतलब आपने श्रीकांत बोले की भी जो मूवी देखी होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक टीचर ने उसके लिए अपना करियर समर्पण किया और आज वो 5,000 करोड़ की टर्नओवर कंपनी का मालिक बन सका। तो वो जो दोनों भैया थे उन्होंने बहुत हेल्प किया। कुछ गुरुजन मिले जैसे पीके साहू सर हैं, उसके बाद राठौर सर हैं, और कॉलेज में भी अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर्स मिले, तो सबने जो थोड़ा थोड़ा जो योगदान होता है, ऐसे मतलब ऐसा कोई मॉडलाइज नहीं था कि कोई मुझे गाइड करे, अच्छा करे, लेकिन वो जो छोटे छोटे चीजें थी। मतलब सोचिए कि समर में मेरा टाइम मिल रहा है, मैं आशीष भैया के पास जा रहा हूँ और वो मुझे 1 घंटा समय देके 10th पढ़ रहा हूँ तो 12th का पढ़ा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना, तो मतलब हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति को चाहिए कि मिले कहीं से भी, श्री कृष्ण कोई भी बन सकता है, बस आप चुनिए कि आपके जीवन में समर्पण कौन कर सकता शशि जी, आप बहुत भावुक हो गए। है। मैंने वो क्वेश्चन और तुरंत आपने जो पूछा ना कि कौन कर सकता है, तो याद आ गया, वो चेहरा याद आ जी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मेरे पिताजी जो है कृषि विभाग में अकाउंटेंट क्लर्क पोस्ट पे रहे हैं। और फैमिली बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग होने के कारण मुझे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण अंचल से जुड़ने का प्रभाव अच्छे से पता है। और कहीं ना कहीं जैसे पिताजी अपने जॉब करते रहे हैं और हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह पढ़ते लिखते रहे हैं, और साथ में जो है संपन्नतापूर्ण क्षेत्र जो है, चाहे कोरबा, जांजगीर, ऐसे क्षेत्रों से भी हमारा संबंध रहा है, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल क्षेत्र कोरबा जिले से बिलोंग करता है। तो मुझे छत्तीसगढ़ की कल्चर, परंपरा और ग्रामीण अंचल से होने के कारण जो है वो जो छत्तीसगढ़ का जो रिदम है, उसको बहुत करीब से अनुभव किया हूँ। बहुत अच्छा वो है कि फैमिली में मुझे छत्तीसगढ़ी कल्चर के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिला।
आपने छत्तीसगढ़ी कल्चर की बात की और जहां तक मुझे जानकारी है कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना सकते हैं छत्तीसगढ़ी में लेकिन। जी, जरूर। अ, मतलब अभी के समय में जब हम लोग जाते हैं तो हर बच्चा जो है, जो भी अभी है, वो अपनी शौक को बड़ा जल्दी पूरा कर पा रहा है। के पास में यूट्यूब्स है, मोबाइल है, टीवी है। मतलब ये एक्सेसिबिलिटी पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। तो आज ऐसा है कि मैं अपने शायद बचपन की इच्छाओं को आज पूरा कर पा रहा हूँ। मतलब आज बहुत अच्छा लगता है कि कैमरा है, मतलब मोबाइल है, सिंगिंग के लिए माइक अवेलेबल हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो आपके मंच पे जड़ी गीत में जैसे हमारे सबसे हाईलाइटेड जो सॉन्ग था, वो जब सोनू निगम ने जब हमारे छत्तीसगढ़ी गीत को गाया, तो बहुत अच्छे से वो हाईलाइट हुआ कि छत्तीसगढ़ी गाना भी हाईलाइट होता है करके। तो वही गाना मैं गुनगुनाना चाहूंगा। चुनुर चुनुर पैरी बाजे रे गोरी, जिया रामा चले छुरी रे, जिया रामा चले छुरी रे गोरी, आजा पहिरा हो चुरी रे, आजा पहिरा हो चुरी रे। बहुत बढ़िया। अगर एक दिन के लिए आपको अवसर मिले कि आपको अपना कोई सपना पूरा करना है, तो क्या आप पूरा करना चाहेंगे? क्या सपना है जो अभी बनना बाकी है या करना बाकी है? मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहूंगा, और बचपन में हर वो हसरत जो पूरी नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा पढ़ाई होना था, और थोड़ा खेलना था, वो चीज़ों को मैं पूरा करना चाहूंगा। तो मुझे अगर मौका मिले तो मैं अभी भी है, मैं अभी भी जो मेरा प्रयास है वो आगे के लिए भी वही है कि मैं जो चीज़ें मिस किया हूँ, वो चीज़ें अगर मुझे वैसे कोई लोग मिले जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको गाइड कर सकूँ, उनको कुछ बता सकूँ। जो काम मेरे लिए आशीष भी, अनुराग भाई ने किया, वैसा काम मैं दूसरों के लिए कर सकूँ, यही मेरा ध्येय है आगे के लिए। आज का युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आज का जो एटमॉस्फेयर हो गया है, युवा ज्यादातर सोशल मीडिया में उलझ कर रह गए हैं, तो उन्हें मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें? सबसे बड़ा चीज है, जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो मैंने बताया, जैसे जैसे महाभारत को जितने कृष्ण कृष्ण भगवान की जरूरत है, वैसे ही आपके लिए वो मतलब हमारे चीजों में, हमारे संस्कृति में, कल्चर में कई सारी ऐसी प्रेरणास्पद बातें और किताबें और सब चीजें अवेलेबल है, जो ये कहीं ना कहीं सिखाती हैं कि आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु, आपकी प्रेरणा कोई भी बन सकता है। हर वो चीज, चाहे वो माचिस की तीली का क्यों ना हो, वो भी आग लगा सकती है। वैसे ही है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किताबें ना खोजिए, आप गुरु ना खोजिए, आप बस पहले अपने आप को एकलव्य बनाइए। जिस दिन आप अपने आप को एकलव्य बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक आपकी समझ में आएगी कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, मुझे कौन सा कोचिंग लेना है, मुझे किस प्रकार की चीज। तो पहले, सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद को अगर आगे बढ़ना है जीवन में, स्वयं को साधना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, मेरे इंटरेस्ट किस में है, और उस बनने और उस इंटरेस्ट की चीजों को पाने के लिए मैं कौन सी किताबें पढ़ूंगा, कौन से मॉड को लूंगा, किस एग्जाम को दूंगा, कैसे फाइट करूंगा। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जो इच्छा है, उसके हिसाब से ही आप अपना भविष्य, अपना करियर चुने, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त हों। यही युवाओं को अपना संदेश देना। एग्रीकल्चर पास आउट होने के बाद जब आप आरए ज्वाइन किए और फिर उसके बाद प्रशासनिक तैयारियों में भिड़ गए, तो कभी ऐसा अंदर से डर लगा कि कभी अगर मान लो सेलेक्ट नहीं होते तो फिर आगे क्या करेंगे? एक चीज है, हाँ, बहुत अच्छी लाइन है, नो रिस्क नो पेन नो गेन। तो जैसे बोलते हैं ना कि हम कोई भी चीज करते हैं और एकाएक दूसरे दिन रिजल्ट पाना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती। मतलब हमेशा जब मेरे मन में कुछ भी आता था, तो मैंने बचपन से मेरी सबसे पहली मोटिवेशन किताब थी जीत आपकी, शिव खेराड़े जी का राइटिंग वाला बुक है। मैंने सबसे पहले 9th क्लास में इस बुक को पढ़ा था। और छोटा छोटा होता है, देखिए, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो जिंदगी भी आपको मौके देती है। तो जब मैं ऐसी एक दिन ना, मैं बोला, अपनी एक गीता शाह मैम थी, मैं बोला, मैम मैं भाषण करते वक्त ना मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका क्या कारण है? आशीष भी अनुराग भी बहुत अच्छा करते हैं। मैम ने मुझे बोला, शशि वो कोटेशंस यूज कर। अब देखिए उस समय कितने बोले वाले कि कोटेशंस क्या होता है, नहीं पता। मैं बुक डिपो में गया, मतलब भैया कोटेशन की बुक दीजिए करके। तो उस समय बनर्जी ब्रदर्स में, उन्होंने बोला, शशि वो तो नहीं है, तो ये किताब ले जा करके, और वो किताब मैं लेकर आया, पढ़ा।
क्या ही किताब थी, मजा आ गया। मतलब वो जिंदगी की हर चीजों को लिखा हुआ है उसमें। तो वैसे मैंने उस चीजों को देखा और उससे समझ में आया कि मोटिवेशन जो है आप किसी को भी ले सकते हैं। तो आप जब करियर के लिए आगे बढ़ते जाते हैं तो बैलेंस उन चीजों से होता है जो आप जानते हैं, समझते हैं। शशि जी, आपने इस बहुत ही शानदार वक्तव्य दिया, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से यूथ जो है मोटिवेट होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।